अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने लास्ट 7 डेज़ को यूटिलाइज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों के साथ मैं बड़े एक्सपर्ट टिप्स शेयर करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। देखें, स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कैटेगरीज में होते हैं अभी तक। या तो जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, मतलब कि उन्होंने चीज़ें रिवाइज़ कर ली हुई हैं। और दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की है कि जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं की। और थर्ड कैटेगरी ये हो सकती है कि एवरेज प्रिपरेशन है, कुछ पढ़ लिया हुआ है, कुछ चीज़ें रहती हैं, कन्फ्यूजन है, मतलब कि कोई पता नहीं लग रहा तैयारी है या नहीं। तो एवरेज प्रिपरेशन हम इसको कह लेते हैं कि कुछ आता है कुछ नहीं आता। आधी तैयारी है आधी तैयारी नहीं है, चीज़ें रहती हैं रिवाइज करने वाली हैं, कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इन 7 डेज़ को यूटिलाइज़ करना है। पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो कि प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, मतलब प्रिपरेशन से मुराद ये कि उन्होंने चीज़ें एक दफ़ा पढ़ ली हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग डेली का एक पेपर सॉल्व करें ई कैट पैटर्न पे। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी। अब पेपर कैसे आप सॉल्व करें, आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक होगी, आप लोग पूरी दोनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स में से 30 MCQ सेलेक्ट कर लें, हर चैप्टर में से एक एक या दो दो। इसी तरह मैथ या बायो में से आप 30 MCQ सेलेक्ट करें, जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है पूरी दोनों बुक्स में से। सेम काम आप लोगों ने केमिस्ट्री या कंप्यूटर के साथ करना है, जो भी इन दोनों में से आपका सब्जेक्ट है। और एक कॉम्प्रीहेंशन सेलेक्ट करें या दो कॉम्प्रीहेंशन सेलेक्ट करें जिसके अंदर टोटल 10 MCQ हो। तो जब आप हर रोज़ का एक पेपर सॉल्व करेंगे थ्रू आउट पूरे सिलेबस में से 7 डेज़, अगर आप ये काम करते हैं तो 8वें दिन जब आप टेस्ट दे रहे होंगे आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं घर बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। इससे आपके वीक एरियाज आपके सामने आएंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट का आपको पता लगेगा। और ये जो आपने 100 MCQ सॉल्व करने हैं, ये 100 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने किया करने हैं। और ये अब जैसे आपके पास आप फिजिक्स की कोई प्रैक्टिस बुक होगी, मैथ की, केमिस्ट्री की, सारी रख के तो 30 30 MCQs आपने उनमें से सॉल्व कर लेने हैं पूरी बुक में से, दोनों फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी। उसके बाद आप आपको वीक एरियाज पता चलेंगे, आप उनके ऊपर वर्किंग करें, अपने वीक एरियाज के ऊपर। और की कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करके रखें, हर रोज़ रात को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने से पहले की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें और थोड़ा सा चीज़ों का कंपैरिजन करें। अब मैं कंपैरिजन से मेरी क्या मुराद है, फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये 7 ही आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, RXU विमर। तो ये मैंने अब आपको एक यहाँ से एक चीज़ समझानी है। देखें, अब ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो जब हम बॉटम से टॉप पे जाते हैं तो हमारे पास एनर्जी इनकी इंक्रीज होती है, इधर बॉटम से टॉप पे जाते हुए फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है क्योंकि एनर्जी इक्वल होता है HF के, और इनकी वेव लेंथ डिक्रीज होती है। तो अब कंपैरिजन से मेरी क्या मुराद है, जैसे ये देखें, अब इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेव लेंथ किसकी है, इस बॉटम वाली रेडियो वेव्स की। और इसी तरह सबसे ज़्यादा एनर्जी इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से किसकी है, गैमा रेज़ की। इसी वजह से हम इनको ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए ये टॉप 3 वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये डैमेज करती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और एक्सरेज की वेवलेंथ की रेंज है, इन तमाम की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸ तो इस तरह से ना आप चीज़ों का ब्रॉड सेंस में कंपैरिजन करें। इसी पैटर्न पे ही उन्होंने आपसे चीज़ें पूछनी है, कंपैरिजन करवाते हैं। तो आप लोगों ने ना, मतलब इस तरह से अब आपको आई होप कि आइडिया आ गया है कि मेरा कंपैरिजन से क्या मुराद है। तो ये उन बच्चों की बात थी कि जो फुली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, लाजमी हर रोज़ का एक पेपर सॉल्व करें यूईटी कैट पैटर्न पे। तरीका मैंने बता दिया, ये बहुत आपको फ़ायदा देगा, टाइम मैनेजमेंट, वीक एरिया सामने आएंगे। अच्छा, उसके बाद चलें, ये भी मैंने इधर से आपको बता दी, जैसे अब देखें रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है, उसके बाद माइक्रोवेव की तो सबसे कम वेवलेंथ गैमा रेज़ की है। ऊपर को जाते हुए हमारे पास वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, अब नेक्स्ट उन बच्चों की बात करते हैं कि जिन्हों की अभी बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है। तो वो सिर्फ मेन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। मैंने मेन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं उनका एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। तो वो आप लोगों ने देख लेनी है, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। जैसे अगर आपका मैथ है तो कोनिक सेक्शन को ज़रूर तैयार करें, चैप्टर नंबर 6 वन शॉट मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको फिज़िक्स के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, सॉरी मैथ के लेक्चर्स मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ से आप कोनिक सेक्शन और इन चीज़ों को देख लें। मेन टॉपिक से फोकस करें और उसके बाद जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं पहले उनको रिवाइज़ करें। ये ना हो कि आप उन चीज़ों में लग जाएँ जो अभी आपने पढ़ी भी नहीं, आपको आती भी नहीं, और खुद से आप अपने ये 7 डेज़ भी ज़ाया कर दें। तो सबसे पहले जो कुछ आता है, फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई है, जितनी सेकंड ईयर पढ़ी हुई है, उन तमाम के मेन पॉइंट्स, बेसिक फार्मूलाज, बेसिक डेफिनेशन, ये सारी रिवाइज़ करें ताकि आपकी एटलीस्ट बेस बनी हो। जब आपकी बेसिक होगी ना तो MCQs आप 90% चांसेस हैं अटेम्प्ट कर जाएंगे। मेन टॉपिक्स के फोकस करें। चैनल मैंने एंड स्क्रीन लगाई हुई है
वीडियोज़ की, वहाँ से मेन टॉपिक्स देख लेना है और जो कुछ आता है पहले वो रिवाइज़ करें, ताकि वो तो आपके हाथ में चीज़ें हों। तो इस वजह से आप इन 7 डेज़ को यूज़ करें। और उसके बाद वो वाले बच्चे कि जिनकी एवरेज प्रिपरेशन है, कुछ है भी प्रिपरेशन और कुछ नहीं भी, तो वो आप कैसे काम करें? सबसे पहले वही बात, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी बुक के एक दफ़ा रिवाइज़ करें। फिज़िक्स के तमाम फार्मूलाज़ आपको आने चाहिए, चैप्टर्स के मेन डेफिनेशंस आपको पता हो। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर अगर आपकी केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें, और अगर आपकी कंप्यूटर है तो प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन पहले प्रिपेयर करें। मेन चीज़ें, मैथ का सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 4, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम को रिवाइज़ करें। तो इस तरह आप लोगों ने एक दफ़ा पूरी बुक का गो थ्रू करना है, क्योंकि देखें आपकी प्रिपरेशन है कुछ, तो आप लोगों के लिए रिवाइज़ कर लेंगे आप तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप लोगों ने एटलीस्ट 3 फुल पेपर ECAT पैटर्न पे करने हैं, उसका तरीका मैंने बता दिया है कैसे करने हैं। आप लोगों ने 30-30 MCQ सेलेक्ट करने हैं, फिज़िक्स, मैथ या बायो में से केमिस्ट्री या कंप्यूटर, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, और इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन के 10। तो हर रोज़ 3 एटलीस्ट पेपर ECAT पैटर्न पे अटेम्प्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आपको इससे टाइम मैनेजमेंट और वीक एरियाज़ का पता चलेगा। और मैथ का अगर आपकी है तो मैथ के शॉर्ट ट्रिक लाजमी सीखें, क्योंकि ज़्यादातर जो लास्ट 2 ईयर से यूईटी के अंदर मैथ के लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक आने ज़रूरी हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं मेरे, वहाँ पे मैंने मैथ शॉर्ट ट्रिक्स की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। तो ये टेक्निक्स थी, आप लोग अगर इन पे अमल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। और जो बच्चे भी नस्ट की NET 3 या 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है। इसके अंदर आप लोगों को पास्ट पेपर के क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाते हैं, और एंड पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। बड़ा सक्सेसफुल ये हमारा सेशन रहता है। तो जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।